ऑल ऑफ यू टू लर्न करो क्लास 11th एंड 12th। मैं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर गोकुल छाबड़ा आपका यहाँ पे स्वागतम करता हूं। देखो, हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में काफी एंड तक पहुंच चुके हैं। वी आर ऑन पार्ट 6 पे आज हम आ चुके हैं। आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विद न्यूमेरिकल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ चुके हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमने भैया नेशनल इनकम निकालनी है और उससे जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में थोड़ी बात करनी है। सब्सिडीज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, वैल्यू आउटपुट मेथड, ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस सेशन को लाइक कर दो, बिकॉज ये पार्ट 6 है और ये तुम्हारे एग्जाम्स में तुम्हारा बहुत काम आने वाले है, मेरी गारंटी है। तो यार, आपको पढ़ना कहां से है? आपको पता है हम इन नोट्स से पढ़ रहे हैं। ये नोट्स आपके पास अवेलेबल है लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे। ये सारे के सारे नोट्स आपके पास फुली अवेलेबल हैं। आप जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि हाँ यार, एक बार यहां से पढ़ लो, वीडियो से पढ़ लो, फिर ये नोट्स आपको जरूर रिवाइज करने में मजा आ जाएगा। एब्सोल्युटली अमेजिंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से विदाउट एनी फर्दर डिले। आई एम श्योर आपको अभी तक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। वी हैड स्टार्टेड विद, इस पूरे के पूरे चैप्टर को हमने 4 सब पार्ट्स या बोल सकते हो 4 सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वी हैड ऑलरेडी फिनिश, जिसमें 2 सेक्टर मॉडल हमने ध्यान से पढ़ा था। 2 सेक्टर मॉडल का भी आज कुछ ना कुछ रोल है, आपको समझ आने वाला है। सेकंड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, ये सब हमने खत्म कर दिया था। थर्ड पार्ट भी हमने खत्म कर दिया है। यस, यू हर्ड इट एब्सोल्युटली राइट। मैंने आपको प्रॉमिस किया था हम 8 पार्ट्स में A to Z नेशनल इनकम खत्म कर देंगे। दिस इज पार्ट 6। 2 क्लासेस और में नेशनल इनकम हमारा खत्म हो जाएगा और ये क्लासेस लंबी लंबी नहीं है, 10 to 15 मिनट्स की क्लासेस, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा कुछ करके नहीं जाना। स्कूल वाले बोल रहे हैं घबराना मत, ये नोट्स कर जाओ। कोई ट्यूशन वाला बोल रहा है कोई बात नहीं, घबराना मत, आप ये नोट्स कर जाओ। आपके जो भी प्रोफेसर, जो भी टीचर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, मेरी एक आपसे विनती है, ये नोट्स कर जाना, मोर देन इनफ है। कोई एनसीईआरटी, कोई गाइड उठाने की जरूरत नहीं है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब आपको देखना पड़ेगा कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के आपके एग्जाम में 3 मेथड्स आ सकते हैं। फर्स्ट इज आउटपुट मेथड, जिसको हम वैल्यू आउटपुट या वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड स्लैश आउटपुट मेथड, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे मेथड्स हैं टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। पहली बात तो, इससे पहले वाली क्लास अगर आपको याद हो, हमने जीडीपी और एनएनपी बताया था ना। जीडीपी, जीएनपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, उनमें डिफरेंस क्या होता है, एनएफआई क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, एनआईटी क्या है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। हमने बेसिक्स पढ़ लिया था। आज हम इन सारे फॉर्मूलाज को डिराइव करने वाले हैं। क्या? मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड स्लैश आउटपुट मेथड। सेकंड मेथड क्या हो सकता है? सेकंड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, कि एक इंसान कितना एक्सपेंस कर रहा है, टोटल जनता, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री कितना एक्सपेंस कर रही है, एक्सपेंडिचर मेथड। और लास्ट एक होता है इनकम मेथड। ये तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम मेथड। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इस पूरी क्लास में हम इनके फॉर्मूलाज देख रहे होंगे, इनके बारे में थ्योरी पढ़ रहे होंगे और पार्ट 7 और 8 में हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम स्पेसिफिकली क्या करने वाले हैं? हम वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड, सॉरी वैल्यू एडेड या इनकम मेथड, इन दोनों में से कोई एक मेथड कर रहे होंगे, अभी आपको दिख जाएगा। और वैल्यू एडेड मेथड तो आज हम खत्म करेंगे ही। इन दोनों में से एक मेथड भी आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका सिर्फ एक कोई मेथड रह जाएगा इनकम डिटर्मिनेशन का, सॉरी नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन का एक मेथड रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब ये सब पढ़ने से पहले अगर आपको याद हो, एक बार यार मेरे साथ 2 सेक्टर मॉडल बना दो जल्दी से। आपको याद है हमें 2 सेक्टर मॉडल बिल्कुल रट्टा हुआ होना चाहिए। यहां है हाउस होल्ड्स, यहां है फर्म्स। मैं बताऊंगा तुम्हें कि पहली बात तो, कोई भी नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट कर रहा है, चाहे वो वैल्यू मेथड, वैल्यू आउटपुट मेथड से हो, समझो वैल्यू एडेड स्लैश आउटपुट मेथड से हो, जो हमने 3 मेथड लिखे हुए आप देख सकते हो, चाहे वो आउटपुट मेथड से हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड से हो, चाहे वो इनकम मेथड से हो, तीनों में आंसर सेम आने वाला है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या आंसर सेम आएगा? यस, आंसर हमेशा सेम आएगा। तीनों से अगर आप नेशनल इनकम अलग अलग निकालोगे तो आंसर सेम आएगा। तो भगवान की कृपा से अगर हमें लड्डू क्वेश्चन आ गया, भैया तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकाल दो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लोग घबरा जाते हैं, अरे तीनों मेथड लगाने पड़ेंगे। अरे मेरे भाई, कभी कभी क्या होता है, एक दो मेथड के फॉर्मूला हमें याद नहीं है, पर एक मेथड से हमारा पूरा का पूरा नेशनल इनकम का आंसर निकल गया।
तो क्या करो, दूसरे उसमें कुछ भी करके आगे आप आंसर तो लेके आ सकते हो। इसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी, टैक्टिक, कि हाँ एक मेथड से भी अगर तुम्हारा आंसर आ गया ना, वो बाकी दो मेथड्स का भी आंसर यही होने वाला है। तो बहुत बार आपके बोर्ड्स में सैंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट द नेशनल इनकम यूजिंग ऑल द थ्री मेथड्स। आप याद रखना, वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए इन तीनों मेथड से जो आंसर आएगा आपका वो बिल्कुल कॉन्क्रीट होगा, बिल्कुल सही होगा। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। अरे अभी तो हम किस पे थे, अभी तो हम थे इस पे। अब आ जाओ भैया, हम बना रहे हैं टू सेक्टर मॉडल। मैं तुम्हें बताने वाला हूं टू सेक्टर मॉडल में ये तीनों मेथड्स। अब तुम ऑब्वियसली तुम्हारा एक सवाल आ सकता है, इन तीनों के जब ये तीन मेथड्स अलग अलग हैं तो इन तीनों का आंसर सेम कैसे है? पहली बात तो सेम इसलिए क्योंकि हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। नेशनल इनकम निकालने के कितने ही मेथड हो जाए, सत्य पाने के बहुत रास्ते हैं, पर सत्य तो एक ही है। याद रखना, मेरी बात सुनना, थोड़ा मैथोलॉजिकल बात है। सत्य एक है, सत्य को पाने के मल्टीपल मेथड्स है। नेशनल इनकम की फिगर एक है, उसको पाने के मेथड्स अलग अलग हैं, ये वाली बात है। अब हाउस होल्ड क्या देती है फर्म को, चलो बनाना शुरू करते हैं। हाउस होल्ड फर्म को देती है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्व छोटा सा लिखते हैं, तुम्हें याद है ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। फैक्टर सर्विसेज देती है। इन रिटर्न फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देखते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स दी फर्म्स ने हाउस होल्ड को, ये तुम्हें बात पता होनी चाहिए। अब फर्म्स किसको बेचते हैं, गुड्स। फर्म्स बेचते हैं गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। मैं एरो में थोड़ा घपला कर रहा हूं क्योंकि हमने अपने अपने सिलेबस के हिसाब से, इन नोट्स के हिसाब से हमने एरो दोनों ऐसे पढ़ रखी है कि एक एरो ऐसे आ रही है, दूसरी एरो भी ऐसे आ रही है, फिर यहां से फर्म से एरो ऐसे आ रही है, फिर दोबारा फर्म से एरो ऐसे आ रही है। इसमें मैं थोड़ा घपला कर रहा हूं क्योंकि उससे क्या फर्क पड़ता है यार, तुम अगर रट के दोबारा चले जाओगे तो फिर क्या मजा ही क्या हुआ पढ़ने का, समझ लो। तो गुड्स एंड सर्विसेज भेज दिया, सॉरी एक्सपेंडिचर लिख दिया यहां पे, गुड्स एंड सर्विसेज बेचा फर्म्स ने हाउस होल्ड को, और इन रिटर्न क्या मिला, हाउस होल्ड ने फर्म्स को दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर लिख दे, CONS डॉट एक्सपेंडिचर मैं लिख देता हूं यहां पे। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से समझना, फर्म्स ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, इन शॉर्ट उसने हाउस होल्ड की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करी। तो जो यहां से उठ के यहां पे हम ए पॉइंट लिख देंगे और हम इसको बोल देंगे ये वैल्यू एडेड मेथड है, दिस इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड हमेशा कैलकुलेट करता है कि फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस करी। याद रखना, कैलकुलेट करता है कि फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस करी। अब हाउस होल्ड ने जो कंजम्पशन किया, हाउस होल्ड ने उतना ही तो पैसा दिया होगा जितने के गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो यहां लिखो बी, यहां से जो लाइन आ रही है इसके बराबर में हमने लिख दिया बी, और बी पे लिख दो तुम एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। अब जब हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी, हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी फर्म्स को, हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी फर्म्स को, फर्म्स ने पेमेंट दी हाउस होल्ड को, तो पेमेंट मिली हाउस होल्ड को, तो पेमेंट तो हाउस होल्ड की पर्सपेक्टिव से वो क्या हो गया, उनकी इनकम हुई नहीं हुई, यस। तो फैक्टर पेमेंट्स के बराबर में लिख दो सी, और इस पे आप लिख दो इनकम मेथड। इनकम फर्म की नहीं गिनी जाती, इनकम, ध्यान से सुनना, ये समझ लिया तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर हो जाओगे, और तुम आगे पढ़ा भी सकते हो, तुम अपने दोस्तों को पढ़ा देना भाई, इतना अच्छा से आ जाएगा। इनकम हमेशा, फर्म लिख देता हूं यहां पे, फर्म का पर्सपेक्टिव है FIRM, फर्म के, सॉरी फर्म के नहीं, इनकम हमेशा हाउस होल्ड्स की कैलकुलेट होती है, इनकम हमेशा हाउस होल्ड्स की कैलकुलेट होती है। हाउस होल्ड्स कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड है, तो मतलब ये भी हाउस होल्ड्स का कैलकुलेट होता है। हाउस होल्ड कितना इनकम कर रहे हैं, हाउस होल्ड कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये भी हाउस होल्ड का कैलकुलेट होता है। वैल्यू ऐड कौन कर रहा है, फर्म। हमेशा वैल्यू एडेड स्लैश आउटपुट मेथड में फर्म्स के पर्सपेक्टिव से एडिशन होता है, मतलब फर्म्स कितने क्या वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसको हम बोलने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड। आई एम श्योर बिल्कुल समझ आ गया होगा।
ये फर्म का पर्सपेक्टिव है, ये हाउस होल्ड का पर्सपेक्टिव है, और सिमिलरली इनकम मेथड भी हाउस होल्ड का पर्सपेक्टिव है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मजा आ जाएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बात करते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 10 मिनट में हमने काफी डिटेल समझ ली है इसका, अब तो सारी थ्योरी है, ये मोटा मोटा समझना था। ये सारा का सारा मेथड, 3 मेथड आए कैसे हैं, ये किससे आए हैं, 2 सेक्टर मॉडल से ही तो आए हैं। 2 सेक्टर मॉडल में कभी भी पैसा बढ़ता नहीं है, बस पैसा सर्कुलेट होता रहता है 2 सेक्टर्स के बीच में। वो 2 सेक्टर कौन से हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में पैसा घूमता रहता है। इसलिए ही तुम बोल सकते हो ए मेथड, बी मेथड, सी मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, इन तीनों से आंसर सेम आता है। इसका आंसर ये भी हो सकता है कि तीनों ऑप्शन से आंसर सेम क्यों आता है, क्योंकि ये तीनों मेथड निकाले गए कहां से हैं, 2 सेक्टर मॉडल से निकाले गए हैं। आई एम श्योर आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के साथ। ये भी क्लास ही थी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये इसको पढ़ते रहना, बार बार दोहराते रहना अपने माइंड में, इस वीडियो को दोबारा देखते रहना, क्योंकि इससे एक बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेगी नहीं आपको। हमें रटना नहीं है, पहले समझना है फिर बात करनी है आगे। 2 सेक्टर मॉडल से ही निकले हैं ये तीनों मेथड। अब सबसे पहले पढ़ते हैं नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जा सकती है। हमारा मेन मोटिव क्या है इस वाले पूरे के पूरे चैप्टर में, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना वैल्यू एडेड मेथड से, और प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, और आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, और इंडस्ट्री टू ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं। अब अपने इसके 4 नाम कर लिए, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड और इंडस्ट्री टू ओरिजिन मेथड, ये 4 नाम है। There are some steps to calculate national income by value added method, उन steps को पढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। अब वैल्यू एडेड मेथड जब भी तुम्हें आए, हमेशा इस डायग्राम को याद करना और याद रखना, वैल्यू एडेड हमेशा फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है हाउस होल्ड के लिए, उनकी अगर तुम मॉनेटरी वैल्यू निकाल दोगे तो वो ही हमारा नेशनल इनकम बन जाता है। तो सिमिलरली इन्होंने भी यही बोल रखा है कि भैया पहले तो हम ये देखेंगे कहां कहां प्रोडक्शन हो रही है, प्राइमरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट एंड टर्शियरी यूनिट में प्रोडक्शन हो रही है। फिर हम देखेंगे कि हर सेक्टर में कितनी कितनी वैल्यू ऐड करी गई है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए का मतलब होता है, लिख लो आप, रजिस्टर खोल के बैठना, लिख लो, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये समझना पड़ेगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड हमेशा मार्केट प्राइस पे गिना जाता है, कभी भी फैक्टर कॉस्ट पे नहीं गिना जाता, करंट मार्केट प्राइसेस क्या हो रहे हैं उस पे गिना जाता है। ये फैक्चुअल बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेशनल इनकम आप ट्राई करना एमपी पे निकालो, एफसी पे तो अपने आप निकल जाएगी। एमपी माइनस एनआईटी क्या है, एफसी आ जाएगा अपने आप। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी। अब यहां पे वैल्यू एडेड क्या है, हमने बोला ना, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द एडिशन of the value to raw material by a firm by virtue of its productive activities। इसका मतलब ये है, होल मैन्युफैक्चरर ने एक गुड़ बनाया और उसने 200 रुपए का गुड़ बेचा होलसेलर को, तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर की लाइफ में कितनी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू ऐड कर रहा है, 200 रुपए की। इसका मतलब ये है, दोबारा पढ़ लो इस बात को। इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू, मैन्युफैक्चरर कितना एडिशन कर रहा है वैल्यू 200 का, टू द रॉ मटेरियल। अरे वो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल को बेच रहा होगा, या रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके एज फिनिश प्रोडक्ट बेच रहा होगा, बाय अ फर्म बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का यहाँ पे मतलब ये है, रॉ मटेरियल को जब भी तुम्हें फिनिश गुड्स में या वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो तुम्हें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज चलानी पड़ती है। मशीन चला रहे होगे, उस पर लेबर काम कर रही होगी, उसका पॉलिशिंग हो रही होगी प्रोडक्ट की, ये सारी की सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। सिमिलरली वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ये तो है वैल्यू एडेड, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा मेथड का नाम क्या है, वैल्यू एडेड मेथड स्लैश आउटपुट मेथड। ऑलमोस्ट बात सेम है, पर वैल्यू एडेड ये कि रॉ मटेरियल में कितनी वैल्यू ऐड करी जा रही है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है इन मॉनेटरी टर्म्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो ये हुआ ना, अरे इस बॉटल का कितना वैल्यू है इस दुनिया में, तुम्हें इस देश में तुम्हें देखना है भैया टोटल कितनी बॉटल्स बनी, तो तुम इन सब का मॉनेटरी वैल्यू गिनने लग जाओगे। इसको बोल सकते हो तुम वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये फाइनल आउटपुट है हमारा, फाइनल आउटपुट यहां पे लिख सकते हो, फाइनल आउटपुट या फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे एक और चीज तुम लिख सकते हो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल की बात अभी हम करते हैं, क्यों आ रही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक अलग से फॉर्मूला भी दे रखा है, इसी का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हमेशा आप कैलकुलेट करते हो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक से, लिखते रहो ये सारे के सारे फॉर्मूलास। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, समझ आ गई। और इसका एक और फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखो यार, एक्सपोर्ट्स तो अब आप बोलोगे टू सेक्टर मॉडल में तो एक्सपोर्ट्स होता ही नहीं, यस नहीं होता, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, डोमेस्टिक इनकम की। वहां पे हम मान के चलेंगे कि यार कुछ ना कुछ एनएफआईए है या कुछ ना कुछ नेट एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट्स है। हम ये तो मान के चल रहे हैं ये तीनों के तीनों मेथड आए कहां से, टू सेक्टर मॉडल से, बट इसमें एक्सपोर्ट्स भी गिने जाएंगे, क्योंकि हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो बाहर के गुड्स कुछ इंडिया में आए होंगे, इंडिया के गुड्स कुछ बाहर गए होंगे, ये भी अकाउंट करके चलते ही चलते हैं हमेशा, राइट। अब हमने पढ़ लिया कि सर वैल्यू एडेड पढ़ लिया, वैल्यू आउटपुट पढ़ लिया। वैल्यू आउटपुट पढ़ने के बाद देखो यहाँ पे था ना जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कितनी हुई, तो हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू आउटपुट निकाल दिया, प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट परचेज ये एक ही बात होती है। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स इन द प्रोडक्शन फेज। बहुत बढ़िया, तुमने लेदर लिया और लेदर के बना दिए शूज, तो हमने पढ़ रखा है इसमें लेदर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, इट इज यूज्ड टू मेक सम अदर फाइनल गुड्स और सर्विसेज। तो यार इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये लेदर तुमने लिया, लेदर 100 रुपए का, और तुमने फाइनल एक जूता बनाया, लेदर शूज, पेयर ऑफ शूज बनाए, और उसकी वैल्यू रख दी तुमने 500 रुपीज, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज 500 रुपीज गिनी जाएगी, 100 रुपए नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है, ये जूते के अंदर एडेड है ऑलरेडी, इसकी कॉस्ट जूते के अंदर एडेड है। अगर हम इन दोनों को दो बार एडिट कर लेंगे, भाई 100 रुपए भी वैल्यू है गुड की और 500 रुपए भी वैल्यू है, तो हम बोल सकते हैं नेशनल इनकम जब भी तुम कैलकुलेट करते हो तो हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू ऐड नहीं होती है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब इस केस में अगर मैं कहूं ना भैया, इस दुनिया में, इस देश में, इंडिया में सिर्फ लेदर था 100 रुपए का और उसका एक फाइनल गुड बन गया 500 रुपए का, तो आपके हिसाब से नेशनल इनकम क्या है, याद रखना नेशनल इनकम सिर्फ 500 रुपए है, 600 रुपए नहीं है, 100 प्लस 500 मत कर देना। फाइनल गुड क्या है, शूज, वो खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो 100% उसमें फाइनल गुड है हमारा 500, तो होना चाहिए 500 हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कितनी है, 500। आई एम श्योर समझ आ गया होगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अलग से इन्होंने फॉर्मूला भी दे रखा है, मैंने आपको बता दिया कि लेदर एक इंटरमीडिएट गुड है, इट रेफर्स टू द यूज, और उसको क्या बोल सकते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट है। नॉन फैक्टर इनपुट मतलब, नॉन फैक्टर का मतलब है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा नॉन फैक्टर इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ, लेदर के शूज की प्रोडक्शन हो तो इनपुट के थ्रू ही है ना, तो यहां पे इसलिए रखा है। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पर एक्सपेंसेस। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है भैया, 100 रुपए का लेदर खरीदा तो हाँ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 100 रुपए का आया, प्लस मेरे को लगा 50 रुपए के यार मेरी इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्च हो गया, तो टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हुआ 150, एक्सपेंसेस ऑन पावर फ्यूल एक्सेट्रा, ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है। रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन रेंट या एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल, ये भी इसमें ऐड होता है, राइट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एक और इन्होंने एलैबोरेटेड फॉर्मूला दे रखा है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर रखा है, कुछ खास नहीं है, इसको भी आप पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, ये भी लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, ऑलमोस्ट बात सेम है। जब हमने फर्स्ट गिन लिया कि भैया ग्रॉस वैल्यू एडेड हर सेक्टर से कितनी है, प्राइमरी से कितनी है, सेकेंडरी से कितनी है, टर्शियरी से कितनी है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि भैया वैल्यू एडेड कितनी है, वैल्यू एडेड हमने डिसाइड किया, उसके बाद हमारा एक थर्ड स्टेप आता है, ये 3 स्टेप प्रोसेस है, आप लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, मतलब एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम का तो असली में अगर एब्रिविएशन आप देखोगे, अगर एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, ये हमने पढ़ रखा है ना, तो उस केस में हमने पढ़ा था डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, मेरा क्वेश्चन है डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी है और नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी है। इसका फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी माइनस डेब्ट प्लस एनएफआईए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये कहोगे सर ये जीडीपी एमपी क्या आया, जीडीपी एमपी फाइनली जीवीए फ्रॉम प्राइमरी प्लस जीवीए फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीवीए फ्रॉम, जल्दी बताओ, टर्शियरी सेक्टर। जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस तीनों सेक्टर्स का ऐड कर देंगे, वैल्यू एडेड कितनी हुई ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, और जीडीपी एट एमपी में से जब डेब्ट माइनस करेंगे, एनएफआईए ऐड करेंगे और एनआईटी माइनस कर देंगे, हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगा। बात खत्म हो गई, यहीं पे खत्म है बात।
इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद हम इनकम मेथड पे आ गए हैं। अब हम बात कर रहे थे ना, आज हम दो मेथड कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा। वैल्यू एडेड आउटपुट मेथड हमारा खत्म हो गया है। लास्ट पॉइंट उसका ये था कि हमने जब तीनों का वैल्यू एडेड, हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का वैल्यू ऐड करा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसमें ऐड नहीं करी हमने, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करी। हमारे पास आ गया जीडीपी एंड एनपी। जीडीपी एंड एनपी से ये तीन, एक माइनस किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, एनएफआईए प्लस किया, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस किया, तो एनपी एंड एफसी आ गया। वही तो हमारा नेशनल इनकम होता है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछ ले कि नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से कैसे निकालते हैं, तीन स्टेप होते हैं। तीनों स्टेप एक बार तुम देख लो, तीनों स्टेप एक बार तुम दोबारा देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना ये नोट्स 100% आप डाउनलोड कर लेना। पहले हम प्रोडक्शन यूनिट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हर यूनिट में ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कितनी है वो करेंगे। उसका एक फाइनल फॉर्मूला दे रखा है, उसको फिर डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक होता है कितना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ये सारा का सारा आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखने वाला है, आपको मजा आ जाएगा देखना आगे, राइट। इसके बाद कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आ रहा। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट के भी मल्टीपल फॉर्मुलाज हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में दे क्या रखा है, डिपेंडिंग कि आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में दे क्या रखा है। और फाइनली जब हम ये सब कर लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड नहीं करते, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के भी दो फॉर्मुलाज दे रखे हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है सारा का सारा। उसके बाद जब हम तीनों के GVA@MP फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर, जब ये तीन फिगर्स ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, GDP@MP। GDP@MP में से डेप्रिसिएशन माइनस, NFIA प्लस और माइनस NIT जब करते हैं तो नेशनल इनकम हमारे पास आ गई। इजी है यार, वेरी इजी। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये भी 2 पेज का ही आंसर है बस, जब इससे ज्यादा आंसर नहीं है। उसके बाद देख लो हमारा पार्ट खत्म है, उसके बाद देख लो हमारा पार्ट खत्म है, घबराओ मत, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम पहले हमने पढ़ा कि वैल्यू एडेड से, पहले वी हैड स्टडीड की वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, वैल्यू एडेड मेथड से। इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हैं, आउटपुट मेथड भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्री टू ओरिजिन मेथड भी बोल सकते हैं। इससे हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि इनकम मेथड से कैसे निकलती है नेशनल इनकम। इनकम मेथड से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देयर आर सम स्टेप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इसको यार देखो, जितना मैं समझाना चाह रहा हूं समझो, अगर नहीं समझ आ रहा तो रट लेना भाई। ये 3 स्टेप्स वैल्यू एडेड में 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं कितने स्टेप्स हैं। पहली बात तो इसमें भी प्रोडक्शन यूनिट। अब जब भी इनकम मेथड की बात है, इनकम अर्न कौन कर रहा है, हाउस होल्ड इनकम अर्न कर रहे हैं। हाउस होल्ड इनकम अर्न कर रहे हैं, फर्म्स अर्न नहीं कर रहे, फर्म्स तो सिर्फ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हाउस होल्ड इनकम अर्न कर रहे हैं। फिर हाउस होल्ड उसी इनकम को एक्सपेंडिचर एक्सपेंस कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, उसी से एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा नेशनल इनकम भी निकलने वाला है। तो अब समझो, सबसे पहला तो स्टेप इसमें यह है कि भाई हम कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कितने सेक्टर्स हैं, वही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, सेकंड स्टेप होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर पेमेंट। कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर पेमेंट मतलब, अरे फैक्टर पेमेंट कौन देता है, फर्म्स, बट फैक्टर पेमेंट तो फर्म्स का पर्सपेक्टिव है, हाउस होल्ड्स का मिल क्या रहा है, उनको मिली है फैक्टर इनकम। कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर इनकम स्लैश फैक्टर पेमेंट, बात एक ही होती है, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल में, याद दिला रहा हूं आपको, 2 सेक्टर मॉडल में फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, याद होना चाहिए आपको। सबसे पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कैलकुलेशन फैक्टर इनकम स्लैश फैक्टर पेमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जितना भी हमें मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉइज को, मतलब हाउस होल्ड्स को हमारे केस में, जितना भी मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसेस इंकर करती है फर्म टू गिविंग टू इट्स एम्प्लॉइज, तो उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें आपका वेजेस एंड सैलरीज आता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आता है। देखो ये नॉन मॉनेटरी है, कुछ मॉनेटरी है, कुछ नॉन मॉनेटरी है, ये सारा का सारा ऐड होगा, राइट। सिमिलरली कमीशन बोनसेस आते हैं, वेकेशन और सिक लीव आता है। सिक लीव अलाउंस क्या होता है कि भैया कंपनी ने कह दिया, हम जानते हैं यार कोई पूरे साल में कभी ना कभी तो तुम सिक होगे, तो उसका तुम पैसा ले लो। सिक हॉलीडे तुम नहीं लोगे तो उसका तुम्हें पैसा मिलेगा, अगर सिक हॉलीडे लोगे तो वो तो तुम्हारी रिजर्व है ही, तो तुम्हें पेड सिक हॉलीडेज भी मिलती है। तो ये सारा का सारा इसके 4 कंपोनेंट है, ये ऐड करके क्या बनता है, क्या बनता है, ये ऐड करके कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज और फैक्टर पेमेंट्स। अब इसमें ये इट डज नॉट इंक्लूड, एक बहुत बढ़िया बात है, ये तो हमने पढ़ लिया क्या क्या इंक्लूड होता है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में हमने पढ़ लिया क्या क्या इंक्लूड होता है। अब पढ़ते हैं कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। इट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक ओल्ड एज पेंशन। बस एक ही मात्र ऐसी चीज है जो काउंट नहीं होती, वो है ओल्ड एज पेंशन। हमने बात कर ली कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, अभी हम
कैलकुलेट कर रहे हैं फैक्टर पेमेंट, उसका एक कंपोनेंट हमने खत्म कर लिया। सेकंड कंपोनेंट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और ऑपरेटिंग सरप्लस। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप को तुम बोल सकते हो ऑपरेटिंग सरप्लस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका 100% न्यूमेरिकल में आ रहा होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। जिसमें सबसे पहला आपका यार ऑपरेटिंग सरप्लस तो पहली बात 3-4 चीजों से मिलता है। एक तो होता है रेंट। अगर तुम मेरी बात समझ पा रहे हो तो ये वही चीजें हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे के हमें मिलती है। जैसे लैंड दो तो क्या मिलता है, रेंट। सिमिलरली अगर लेबर एम्प्लॉय करो तो उन्हें क्या देनी पड़ती है, वेजेस। सिमिलरली अगर बैंक से पैसा उठाओ, कैपिटल उठाओ तो क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। और लास्ट होता है प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलता है, प्रॉफिट। जो मेरे को याद आ रहा है 100% यही होना चाहिए। इसके आगे कुछ बाइफर्केशन हो, अब जैसे रेंट के अंदर दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो हम कह नहीं सकते, बट मेजर हेडिंग ये होती है। क्या पता ये हो ना हो, एक बार समझ लेते हैं। रेंट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्चुअल रेंट एंड इंप्यूटेड रेंट। एक्चुअल रेंट वो होता है रेंट टू लेट आउट एंड ऑफ बिल्डिंग। तो लैंड के लिए जितना भी यूज होता है वो होता है एक्चुअल रेंट। सिमिलरली यार आपका एक और होता है इंप्यूटेड रेंट, रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज एस्टिमेटेड वैल्यू। अब मेरे दोस्तों से मेरी बात हुई, बहुत अभी रिसेंटली बात है, कहते हैं अब तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कोविड की वजह से सारे, तो अभी कह रहे हैं कि यार इस साल तो वर्क फ्रॉम होम ही रहने वाला है। तो वो क्या कह रहे हैं, हम तो ये दिखा रहे हैं अपने टैक्स रिटर्न बुक्स में कि हम अपने घर वालों को पैसे दे रहे हैं अपने ही घर में रहने के। किसका एग्जांपल है, इंप्यूटेड रेंट। तुम अपने घर वालों को, अगर तुम ज्यादा इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तुम कह सकते हो हाँ मैं अपने घर वालों को तो रेंट देता हूं, इससे तुम्हारा कुछ टैक्स बचता है। रियलिटी में तो इंडियंस इसको टैक्स के फॉर्म में यूज करते हैं कि मतलब टैक्स बचाने की फॉर्म में यूज करते हैं, बट इंप्यूटेड रेंट बेसिकली होता है तुम अपनी ही प्रॉपर्टी में रह रहे हो और अपने आप को ही रेंट दे रहे हो, एक रफ फिगर दे रहे हो, एक एस्टिमेटेड वैल्यू दे रहे हो कि जो तुम्हारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उस पर तुम कुछ ना कुछ रेंट एस्टिमेट कर रहे हो। इससे तुम्हारा बेसिकली टैक्स बचता है। एक्चुअल रेंट, इंप्यूटेड रेंट, तुम्हें समझ आ गया। रेंट वाला किस्सा तो हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट रॉयल्टी। चलो जी अब थोड़ा चेंज हो गया है, देखो रॉयल्टी, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया, अभी तक हमारा वेजेस नहीं आया। वेजेस कहीं ना कहीं तो आएगा, देखते हैं कहां आएगा। रॉयल्टी इट रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स। यार रॉयल्टी वो होती है, फॉर एग्जांपल किसी कोई बुक स्टोर किसी राइटर की बुक बेचता है, जैसी किसी राइटर की बुक बेचता है उस राइटर को क्या जाती है, रॉयल्टी। तो यार एक इनकम है, राइटर को एक इनकम जनरेट हो रही है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब राइटर बार बार थोड़ा प्रोड्यूस करे जा रहा है, बार बार थोड़ा सर्विस दे जा रहा है। उसने तो एक बार बुक लिखी और उससे छापने दे दी और उसकी बुक्स अपने बिकनी शुरू हो गई। उसकी जो कॉस्ट है वो एक बार ही लगी है, बट उसको इनकम जनरेट होती रह रही है। भले ही वो रात को सो रहा है बट उसकी बुक्स अपना अमेजॉन, फेसबुक पे बिकी जा रही है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बिकी जा रही है। तो जो भी बुक्स बिक रही है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे या किसी भी बुक स्टोर पे, उसका कुछ ना कुछ कमीशन। फॉर एग्जांपल 200 रुपए की बुक है तो भैया 50 रुपए कमीशन, 50 रुपए कमीशन नहीं मिलती, इसको बोलते हैं रॉयल्टी। 50 रुपए रॉयल्टी राइटर को हमेशा मिलनी है। ऑन एवरी बुक सोल्ड, ये एक अग्रीमेंट के थ्रू होता है, ऑन एवरी बुक सोल्ड देयर हैज टू बी अ रॉयल्टी which will be given to the writer of the book। तो ये रॉयल्टी उसको बोलते हैं। थर्ड हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वही है यार, जो भी हमने अमाउंट ले रखा है उसको प्रिंसिपल तो हम देते ही है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई डेट लिया या लोन लिया, उसके ऊपर मैं प्रिंसिपल तो दूंगा ही वापस उसको, प्लस इंटरेस्ट भी दूंगा। इंटरेस्ट का मतलब ये है। ये तो हो गया व्हाट आर इंक्लूडेड। अब व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट टू अनदर एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म व्हिच पेज इट। ये नहीं कि एक फर्म दूसरे फर्म को लोन दे रही है, वो आपस में इंटरेस्ट खेलते जा रहे हैं और होता जा रहा है, नहीं, उसमें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। पर तुमने अगर बैंक से लोन लिया तब इंक्लूड होगा, और बैंक को इंटरेस्ट दिया तब इंक्लूड होगा, क्योंकि बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो, बैंक के पर्सपेक्टिव से जो तुम उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हो ना वो उनका प्रॉफिट है, इसलिए ऐड होगा। और लास्ट में इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर एंड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। कभी भी यार इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर और पब्लिक डेट, कभी भी इंटरेस्ट जब आप पब्लिक डेट के ऊपर देते हो इंक्लूड नहीं होता। ये दोनों चीजें आपको नोट कर लिए, इंक्लूड नहीं होता और इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखो। ये आपके 100% आपको एमसीक्यू में आ रही होगी या आपके न्यूमेरिकल्स कंफ्यूज करने के लिए आ रही होगी, राइट। फिर हम आगे प्रॉफिट्स। अब बताया था एबीसी, हमने यहां पे 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। सबसे पहला क्या पढ़ा है, रेंट, इंप्यूटेड रेंट, एक्चुअल रेंट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर 4 पॉइंट पढ़े हैं अभी तक। रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट में हमने पढ़ लिया क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना, और डी में प्रॉफिट। अगर आपको समझना है तो प्लीज इन नोट्स को डाउनलोड जरूर कर लेना। प्रॉफिट इट इज द, अब ये प्रॉफिट वही है जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जो रिवॉर्ड या जो रेवेन्यू एंटरप्रेन्योर्स कमा रहे हैं
फॉर द प्रोडक्शन सर्विसेज। इट इज यूजफुल फॉर थ्री पर्पसेस। इसके भी बाइफरकेशन कर रखे हैं, डिविडेंड्स के ऊपर, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग के ऊपर। इसके बारे में डेफिनेशन पढ़नी है तो हम नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, भले ही इनकी डेफिनेशन एग्जाम में आएगी नहीं, बट हाँ न्यूमेरिकल के फॉर्म में ये आपके पास आ सकते हैं, वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको ये समझना है प्रॉफिट तीन प्रकार के हो सकते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग्स, ये सारे के सारे इंक्लूड होंगे। और लास्ट में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, बहुत इंपॉर्टेंट है, MISE बोलते हैं इसको, MISE बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 2 स्टेप निकाले हैं और इसमें थर्ड स्टेप में आपका NDPAT FC आ जाएगा। अब कहोगे 2 स्टेप कौन से हो गए सर, हमने तो एक ही स्टेप पढ़ा है। अभी हमने तो एक ही स्टेप पढ़ा है जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस। अभी तक ये हम ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट पढ़ रहे थे, प्रॉफिट तक हमने ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट पढ़े। ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट होते हैं, जल्दी मेरे साथ गिनवा दो। रेंट होता है, जल्दी मेरे साथ गिनवाओ, रॉयल्टी होता है, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के अंदर 2 चीजें ऐड नहीं होती, हमने बात कर ली, ठीक है। उसके बाद एक चौथा चीज होती है, वो होती है प्रॉफिट। प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में हो सकता है और कॉर्पोरेट सेविंग्स के फॉर्म में भी हो सकता है। ये तो हो गया सेकंड मेथड तक। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी ऑपरेटिंग सरप्लस की। ऑपरेटिंग सरप्लस में एक और चीज ऐड होती है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सॉरी ये तो बात कर ली कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा खत्म हो गया प्रॉफिट के बाद। अब हम एक और चीज पे आ गए, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर्स, टीचर्स इज नोन एज अ मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि पता नहीं लगता ये रियलिटी में इनकम कमाई हुई है या क्या क्या हुआ है इस इनकम के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, ठीक है जी। ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वही खुद की सर्विसेज यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अपने भतीजों को कह रहा हूं, ओके बच्चों आओ मेरे से पढ़ लो, मैं उनको रियलिटी में क्या दे रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं। फार्मर अपने घर प्रोड्यूस लेके जा रहा है, पर उस प्रोड्यूस को बेच तो नहीं रहा ना, बार फार्मर ने 100 किलो राइस प्रोड्यूस करे, उसमें से 10 किलो वो ले गया सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो 10 रियलिटी में 10 किलो बेच तो नहीं रहा। और अगर वो 10 किलो कहीं ना कहीं बेचता मार्केट में तो उसको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती, तो वो इनकम का एक एस्टिमेटेड अमाउंट भी हम इसमें ले लेते हैं, इसको ही बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। इनकम ऑफ ओन अकाउंट, हमारे खुद के अकाउंट के या जो हमने खुद वर्क किया है उसकी क्या इनकम जनरेट हो सकती थी, हुई नहीं है, जनरेट हो सकती थी, उसको बोलेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सॉरी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको हम मिक्स्ड इनकम भी बोलते हैं। एग्जांपल फार्मर, टीचर, डॉक्टर, स्मॉल शॉपकीपर जैसे सकता है कि भाई स्मॉल शॉपकीपर किराना स्टोर अपने घर ही अपना सामान ले गया सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसको मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। ये डायरेक्टली आपके पास फिगर आएगी। अब इन तीनों को ऐड अगर करेंगे, मैं दोबारा गिनवा रहा हूं, सेकंड स्टेप हमारा ये था कि हम गिनने वाले हैं, देख लो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं, उसको हम गिन रहे हैं। उससे पहले क्या किया है, उससे पहले हमने क्या किया, हमने तो सबसे पहले गिनना शुरू किया कि फैक्टर पेमेंट टोटल होती क्या है। फैक्टर पेमेंट एक बार तुम्हारे साथ रिवाइज करता हूं, फैक्टर पेमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बात समझ आ गई। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के हमने कितने पार्ट्स पढ़े, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में हमने पढ़ा 4 चीजें इंक्लूड होती हैं, एक चीज ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं होती। एक बार इसको पढ़ लेना, सबसे इजी था हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट पढ़े, हाँ भाई जो हम सैलरी कमा रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट नॉन मॉनेटरी दोनों ऐड होने वाले हैं, कमीशन बोनसेस ऐड होंगी, सिक लीव अलाउंस के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम आगे ऑपरेटिंग सरप्लस पे, जिसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े। ऑपरेटिंग सरप्लस पे 4 पॉइंट जल्दी बताओ क्या है, रेंट, जिसमें इंप्यूटेड रेंट और एक्चुअल रेंट पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रेंट पढ़ने के बाद इंटरेस्ट पढ़ा, रॉयल्टी पढ़ा, और उसके बाद इंटरेस्ट में हमने पढ़ा कि 2 चीजें इंक्लूड नहीं होगी, ये देख लो इंटरेस्ट में हमने पढ़ा 2 चीजें, ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, इसको एक बार आपको पढ़ना है। और प्रॉफिट, प्रॉफिट के 3 पार्ट्स हो सकते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग। ओएस तक हमारा हो गया खत्म। अब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हमने ऐड कर ली, जो हमने बात करी फार्मर का एग्जांपल और किराना स्टोर का एग्जांपल। अब जब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तब क्या आएगा हमारे पास, सर एनडीपीएट एफसी आएगा। ये थोड़ी रटने वाली बात है। ये टोटल, अगर मैं कहूं कि टोटल, ये टोटल क्या है, ये फैक्टर पेमेंट। अरे यही तो मैं बता रहा था, फैक्टर पेमेंट जो हाउस होल्ड 2 सेक्टर मॉडल में अगर देखो, फैक्टर पेमेंट जो हाउस होल्ड को मिल रही है, हाउस होल्ड को मिल रही है, तो वो इन 3 भाग में मिल सकती है। इसको टोटल अगर कर दोगे तो बन जाएगा एनडीपीएट एफसी। अब भैया जब एनडीपीएट एफसी आ जाता है ना हमारे पास, तो हम एनएनपीएट एफसी तो निकाल ही सकते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएट एफसी। और एनडीपीएट एफसी क्या है, एनडीपीएट एफसी हमने ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जोड़ के, सीओई, ओएस और एमआईएससी जोड़ के हमने एनडीपीएट एफसी हमने निकाल लिया है। तो इसमें अगर हम एनएफआईए ऐड कर देंगे तो हमारे पास
LHS आ जाएगा, NNP at FC is equal to NDP at FC plus NFIA, हमारा आंसर आ चुका है। यही था आपका, कौन सा मेथड था ये जल्दी बताओ? ये था इनकम मेथड। आई एम श्योर बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। इनकम मेथड कंप्लीट कर लिया है। एक और मेथड हमने आज कंप्लीट करा है, बताओ कौन सा? वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू ऐड नहीं होती। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, डबल एंट्री सिस्टम, डबल काउंट, सॉरी डबल एंट्री नहीं, डबल एंट्री तो अकाउंट्स का टर्म है यार। डबल काउंटिंग हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, डबल काउंटिंग ना हो, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यार इतना ही रख रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। पार्ट 6 आपका यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है यार, अपने दोस्तों में बता दो कि यहाँ पे A to Z बात चल रही है। क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स खत्म हो रही है, अकाउंटेंसी भी बड़ी जल्दी शुरू होने वाली है इसी चैनल पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के दुनिया के बेस्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। हमारी खुद की इन हाउस एप्लीकेशन है यार, जहाँ पे आपको A to Z नोट्स मिल रहे होंगे। जितने भी आप नोट्स देखना चाह रहे हो ना यार, ये जितने भी हमने नोट्स बना रखे हैं, अच्छे से ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है, ये सारे के सारे आपको मिल रहे होंगे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। ये वीडियोस तो देख लेना, ये नोट्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इन नोट्स के बेसिस पे ये सारा का सारा आपका एग्जाम आ रहा होगा। बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से इनको यार 4-5 महीने लग जाते हैं ऑलमोस्ट नोट्स को बनाने में। तो प्लीज एक बार इनको आप देख लेना और नोट्स डाउनलोड कर लेना। दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 12 आपको वहां पे मिल जाएंगे। सारे के सारे क्लासेस नोटिफिकेशन आपको लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे मिल जाएगी। प्लीज इसको डाउनलोड कर लो जाके। और लाइव क्विजेस भी, आप वहां पे पेड लाइव क्विजेस भी है, फ्री लाइव क्विजेस भी है, आप जाके देख लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्विजेस तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा यार। A to Z वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पे मिल रहे होंगे। भैया हमने अभी तक कितने पार्ट्स कर लिए? 6 पार्ट्स कर लिए। तो नेशनल इनकम के फोल्डर बन रखा है, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल है, जो भी यूट्यूब पे हो रहा है वहां पे भी मिल जाएगा आपको। नेशनल इनकम के 6 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 टिल पार्ट 6 आपको वहां मिल जाएंगे। बीओपी गवर्नमेंट बजट वी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड ऑन दिस चैनल, प्लीज जाके एक बार देखो, मजा आ जाएगा पढ़ के। राइट, अगर आपने यार हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज कर लो। कॉमर्स वालों का टेलीग्राम ग्रुप अलग है, ह्यूमैनिटीज वालों का टेलीग्राम ग्रुप अलग है। जाके जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे A to Z नोटिफिकेशन आपके पास आ रही होगी। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत ही सही लगा, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मजा आया आपको पढ़ा के आज, और लगा कि हाँ भाई मजा आ जाएगा। पार्ट 7 पार्ट 8 कल ही खत्म हो जाएगा। नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स के साथ साथ हम कल ही खत्म कर लेंगे, जल्दी मुलाकात होगी। कल मिलते हैं सुबह 10:30 बजे, 10:30 हमारी सुबह क्लास होने वाली है। लाइव क्लास होगी यूट्यूब पे इसी चैनल पे। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो। बाय बाय।